महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बदलाव को देखते हुए हर किसी ने निशाना साधा तो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे पर। लेकिन हर कोई ये भूल गए कि उद्धव ठाकरे राजनीति में तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन राजनीति में आना उनकी मजबूरी बन गई। ऐसा कयासों के आधार पर कहा जाता है, रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जाता है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनको धोखेबाज कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों को ठुकराया, एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें धोखेबाज कहा, क्योंकि उन्होंने बीजेपी और शिवसेना को जो जनमत मिला था साल 2019 में, उसको ठुकराया। महाविकास अघाड़ी सरकार ने उन्हें कहीं ना कहीं धोखेबाज करार दिया, क्योंकि इस्तीफा दिया वो भी सबके सामने, लेकिन क्या उसमें अजीत पवार, शरद पवार और बाकी सभी मेंबर्स की राय थी? राज ठाकरे ने भी उन्हें एक तरीके से धोखेबाज ठहराया, क्योंकि राज ठाकरे जब शिवसेना छोड़कर गए थे, खुद की नई पार्टी बनाई, तो उद्धव की ही वजह से। लेकिन सबके पीछे कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड था, वो लगातार यही कहा गया कि रश्मि ठाकरे के भी कुछ अहम फैसले हुआ करते थे। ऐसा हम नहीं बल्कि शिंदे गुट के विधायकों का कहना है कि रश्मि ताई लगातार राजनीति में एक्टिव थी। पर्दे की पीछे की कहानी और पर्दे के पीछे के ज़्यादातर डिसीजन उनके हुआ करते थे। इसी वजह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जब कैबिनेट विस्तार होना था और जनमत को लेकर यहाँ पर सवालात थे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच, तो रश्मि ताई ने ही ये कहा था कि जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है वो सबको ध्यान में रखकर होना चाहिए। लेकिन उस समय भूलना नहीं चाहिए कि 106 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और 55 विधायक सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के थे। लेकिन इन सब कयासों के बीच जो लगातार सवालात खड़े हुए, जो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा मामला बना, इन सब के बीच शिंदे गुट के ही विधायक रामदास कदम के कई बड़े खुलासे हैं और कई और ऐसे विधायक हैं, जिसमें दीपक केसरकर, जिसमें अब्दुल सत्तार, जिसमें खुद एकनाथ शिंदे, तमाम ऐसे विधायक रहे जिन्होंने रश्मि ठाकरे पर खुलकर अपनी बातें कही थी। रश्मि ताई ने यानी रश्मि ठाकरे ने पुरजोर कोशिश करी थी ताकि बगावत रुक जाए, लेकिन ये बगावत भी नहीं रुकी और उसके बावजूद भी बगावत जारी रही और बगावत के बाद सत्ता परिवर्तन का खेल भी देखने को मिला। ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे तो मातोश्री छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे, लेकिन रश्मि की इच्छा थी कि वो वर्षा बंगले जाना चाहती थी, यानी मुख्यमंत्री आवास जाना चाहती थी। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती थी, आदित्य ठाकरे को सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती थी, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जाता है। तो ये शिंदे के विधायकों का बहुत बड़ा खुलासा है जो रश्मि ठाकरे पर अब निकलकर सच के तौर पर सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए, एनसीपी और कांग्रेस ही पिछड़ती नजर आई। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टी का समर्थक चाहता है कि उसकी पार्टी से ही मुख्यमंत्री हो। जैसे उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि शिव सैनिक ही कोई मुख्यमंत्री बने, वैसे एनसीपी के समर्थक भी चाहते हैं कि अजीत पवार या कोई और मुख्यमंत्री पद संभाले। कांग्रेस के भी यहाँ पर कई सारे समर्थक होंगे जो चाहेंगे सीएम पद महाराष्ट्र का कोई उनकी पार्टी से संभाले। जैसे देवेंद्र फडणवीस की इच्छा है, लेकिन एकनाथ शिंदे अब सीएम पद पर हैं, तो महाराष्ट्र का सीएम पद का खेल तो बहुत पेचीदा है। लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति की सबसे बड़ी अगर कहें जो पटकथा है, जो कहानी का लेखन है, वो रश्मि ठाकरे के द्वारा लिखा गया। क्योंकि ये रिपोर्ट्स दावा करती है कि जहां उद्धव राजनीति में नहीं आना चाहते थे, रश्मि के कहने के बाद उद्धव राजनीति में भी आए और उसके बाद उन्होंने अपने फैसले भी सुनाए। सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती थी आदित्य ठाकरे को। शरद पवार पर और एनसीपी पर, कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी खुलकर बोली थी कि इनसे उम्मीद कहीं ना कहीं नहीं थी कि हमें धोखेबाजी देंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें अपने से उम्मीद थी कि वो तो कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन आज हमारे अपने ही पार्टी के विधायकों ने धोखा दिया, ऐसा कहा जाता है रश्मि के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा। लेकिन ये हकीकत कितनी सच है कि उद्धव अगर सच में देखा जाए तो आज अलग ही फील्ड में होते, वो राजनीति में शायद नहीं आते, क्योंकि फोटोग्राफी उनका पैशन था। लेकिन राजनीति में आना क्या मजबूरी थी उद्धव ठाकरे की? इस पर आपकी क्या राय है? लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी क्या रश्मि ही कराएंगी या कोई और? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।